Hello students, today we will read the chapter 2 of history, establishment of company power. ब्रिटिश जो कंपनी थी उसने अपनी पावर यहाँ पर कैसे इस्टेब्लिश की, ये तो आप पहले से जानते ही होंगे कि अंग्रेज़ जो थे सबसे पहले यहाँ एक बिज़नेस करने के लिए आए थे। यहाँ पर एक बिज़नेस करने के लिए आए थे। यहाँ के इलाकों पर उनका मतलब कि कंट्रोल करने की उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि वो इतने पूरे मतलब इंडिया पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया। इस चैप्टर में हम इसी बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम आपका मर्केंटिलिज्म एंड ट्रेड वॉर्स, द ईस्ट इंडिया कंपनी, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ब्रिटिश एक्विजिशन ऑफ न्यू टेरिटरीज इन इंडिया, एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें मर्केंटिलिज्म एंड द ट्रेड वॉर्स। The concept of mercantilism developed in Europe during the 16th century। जो मर्केंटिलिज्म का कंसेप्ट था वो 16th सेंचुरी में यूरोप में डेवलप हुआ। द फिलॉसफी ऑफ मर्केंटिलिज्म बिलीव्ड इन रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स वाइल सिमुलटेनियसली इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स। इसकी जो फ़िलॉसफी थी वो ये थी कि इंपोर्ट्स को रिड्यूस किया जाए और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। मींस कि हम बाहर की चीज़ों का कम यूज़ करें बल्कि अपने यहाँ ही प्रोडक्शन ज़्यादा करें, हमारी चीज़ें दूसरे देशों में बेची जाएं, मतलब हमारी चीज़ें यूज़ हों। आप एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि जैसे आजकल यहाँ पर जो अदर्स कंपनीज़ के मोबाइल ज़्यादा चलते हैं, ओके, उनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इससे बेनिफिट्स किसको हो रहा है? उस कंट्री को हो रहा है। पैसा कहाँ जा रहा है? उस कंट्री के पास जा रहा है, तो वो दूसरी कंट्री डेवलप हो रही है। ठीक है, तो यही मर्केंटिलिज्म का भी फ़िलॉसफी थी कि हम अपने यहाँ एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, चीज़ों को अपने यहाँ बनाकर दूसरे देशों में बेचें, ना कि इम्पोर्ट करें, ना कि वहाँ की चीज़ें हम खरीदें। दिस इकोनॉमिक सेटअप was basically supported by the government through various policies and trade regulation। और इसी फ़िलॉसफी को वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी फुल सपोर्ट किया। इसका मेन एम क्या था? मर्केंटिलिज्म का मेन एम जो था वो था बैलेंस टू ट्रेड, ट्रेड में बैलेंस क्रिएट करना, जिससे कि ना केवल उनको प्रॉफिट हो बल्कि उनको वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिले। जिस कंपनी में मतलब जिस कंट्री में अगर हम कोई इस्टेब्लिशमेंट करते हैं किसी कंपनी का, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा उससे। ठीक है, तो जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे अपने यहाँ से तो उसके लिए वर्कर्स की भी ज़रूरत होगी, काम की ज़रूरत होगी। तो ठीक है कि उससे प्रॉफिट भी हो, साथ के साथ हमारे यहाँ पर लोगों को रोज़गार भी मिले। The British East India Company, which entered India as a trading company, got full support from their government। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी, उसको वहाँ की उनकी गवर्नमेंट ने फुल सपोर्ट किया। फुल सपोर्ट ही नहीं किया बल्कि जो वो एक्टिविटीज़ करते थे उनको इनक्रेज भी किया। अब जो बिज़नेस था वो केवल, जो उनका ट्रेड था वो केवल लैंड तक ही सीमित नहीं रह गया था, केवल ज़मीन से बाय बस बाय ट्रक मतलब इन चीज़ों से नहीं जाता था, बल्कि बाय सी रूट भी स्टार्ट हो गया था। और यहाँ के जो मसाले थे, जो लौंग है, इलायची है, दालचीनी, इन चीज़ों की यूरोप में बहुत मांग थी। यहाँ से वो लेकर जाया करते थे और अपने वहाँ पर उनको हाई रेट्स पर बेचा करते थे। अब क्या था, जो यूरोप की सभी कंपनियाँ थी वो एक जैसा ही माल ख़रीदना चाहती थी। तो यूरोप की जो मार्केट्स थी वहाँ पर इंडिया के जो कॉटन का कपड़ा है और रेशम की और स्पाइसेस जो है, काली मिर्च, लौंग, इनकी जो है बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो यूरोपीय कंपनियों में आपस में जो है कंपटीशन बढ़ने लगा था और वो हमेशा एक दूसरे को मतलब कि होड़ में लगी रहती थी, मतलब हमारी कंपनी को ज़्यादा मुनाफा हो, हमारी को ज़्यादा मुनाफा हो। ठीक है, तो वो एक दूसरे के जहाज़ डुबो दिया करती थी, इनको नुकसान पहुंचाती थी। इस तरह से उसने
जो यूरोपियन पावर्स थी उनके बीच में एक टकराव पैदा हो गया था, आपस में कंपटीशन बढ़ गया था और इसको ही ट्रेड वार्स का नाम दिया गया। सबसे पहले जो थे पोर्टुगीज़ आए थे इंडिया में 1498 में। सबसे पहले पोर्टुगीज़ ने, आपको पता ही होगा, वास्को डी गामा ने सी रूट की डिस्कवरी की थी। पोर्टुगीज़ के बाद डच एंड आफ्टर दैन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड आफ्टर दैन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है।